एक सहायक पाचन अंग हो गया। एलिमेंट्री ट्रैक्ट मतलब जो रियल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं भोजन को ले जाने में, लाने में, ठीक है, जिनके अंदर भोजन जाता है, आता है, ये क्या है, एलिमेंट्री ट्रैक्ट का पार्ट है। देखो मुंह से स्टार्ट किया अपन ने, भोजन टच हुआ, यहाँ पे आया ना भोजन, ग्रसनी में टच हुआ, भोजन लगा ना यहाँ पे, आहार नाल में लगा भोजन, आमाशय में लगा भोजन, स्मॉल इंटेस्टाइन में लगा, लार्ज इंटेस्टाइन में लगा भोजन। तो ये सब क्या है, एलिमेंट्री केनाल, एलिमेंट्री ट्रैक्ट के पार्ट है। इसे बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, GIT, ठीक है, GIT। लेकिन सहायक पाचन अंग क्या है, जिन पे भोजन लगता नहीं है लेकिन ये भोजन की पाचन करने में सहायता करते हैं, ठीक है। सहायक पाचन अंग क्या है, जिसमें भोजन रहता नहीं है लेकिन ये भोजन को पाचन करने में सहायता करते हैं। सहायता कैसे करेंगे, सहायता ये एंजाइम देके करेंगे, ठीक है। जैसे अग्नाशय रस हो गया, अपना लीवर के द्वारा हो गया, ठीक है। तो ये है। अब देखो सिंपल, होठों से लेकर गुदा के बीच की लंबी नलिकाकार संरचना को क्या कहते हैं अपन, आहार नाल कहते हैं। लिप से लेके सीधा एनस के बीच, ये पूरी जो स्ट्रक्चर जो भी होते हैं यहाँ पे प्रेजेंट, वो क्या है, आहार नाल में शामिल है। मैंने तुम्हें बता दिया क्या क्या है, ठीक है। चलो इसमें क्या क्या है, मुख, मुखगुआ, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय और आंत। आमाशय के 4 पार्ट है, रूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम, अबोमेजम, जिसमें से अबोमेजम क्या है, ट्रू स्टोमक के वास्तविक आमाशय है, ठीक है। उसके बाद आंत में आते हैं तो छोटी आंत और बड़ी आंत। छोटी आंत में ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, उसके बाद बड़ी आंत में सिक्कम, कोलोन, रेक्टम। मैंने तुम्हें ये भी बताया है कि घोड़े में ये नहीं होते, ठीक है, ऊँट में ये होता है लेकिन ये नहीं होता, पोल्ट्री में ये होता ही नहीं है। पोल्ट्री में क्या होता है, 2 स्टोमक होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक प्रोवेंटिकुलस और एक गीजार्ड। प्रोवेंटिकुलस सत्य आमाशय है, गीजार्ड फॉल्स आमाशय। एक और बताया था ईसोफेगस में क्या होता है, पोल्ट्री में क्रोप होता है, क्या होता है, क्रोप होता है, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन सेम ऐसी कैसी रहेगी। लार्ज इंटेस्टाइन में चेंज है क्या, यस चेंज है। क्या है पोल्ट्री में चेंज, कोलोन नहीं होगा, सीका 2 होंगे, 2 ब्लाइंड सीका, इस तरह से होते हैं, देखो 2 सीका। इसके बाद रेक्टम, रेक्टम को क्या बोलते हैं, क्लोइका, और रेक्टम के क्लोइका जिस जहाँ पे खुलता है उसे क्या बोलते हैं, वेंट, ठीक है। तो ये हो गया अपना पोल्ट्री का। अब क्वेश्चन आ जाए कि क्रोप का काम क्या है, क्रोप करता क्या है। तो क्रोप का कुछ नहीं काम है, भोजन का संग्रहण करता है, थोड़ा बहुत भोजन खाया उसका संग्रहण करता है। और क्या करता है क्रोप, उसको म्यूकस सीक्रेट करता है, मतलब म्यूकस श्लेष्मा मिला देता है भोजन में, क्रोप का ये काम है। दूसरा बोल रहे गीजार्ड का क्या काम है, तो गीजार्ड भोजन को पीसने का काम करता है, ठीक है, पीसने का। इसके बाद प्रोवेंटिकुलस का काम क्या है, प्रोवेंटिकुलस क्या करता है, एंजाइम निकालता है। एंजाइम क्या करेगा, भोजन को पचाएगा, तो पचाने का काम करता है, इसलिए प्रोवेंटिकुलस को क्या बोलते हैं, ट्रू स्टोमक बोलते हैं, ठीक है। चलो बात करते हैं अपन यहाँ पे एनस गुदा या क्लोएका। अब सहायक पाचन अंग में क्या है, लार ग्रंथियां, अग्नाशय, यकृत, ये किसमें, सहायक पाचन अंग में। अब बताओ लार ग्रंथियां, लार ग्रंथियां जो है वो क्या काम करती है। तो लार ग्रंथियां पता ही है अपने को, सेलाइवा यानी लार का श्रावण करती है। लार पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन रूमिनेंट में लार का कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं है पाचन में, ठीक है। अगर हम ह्यूमन की बात करें, डॉग की बात करें, ऊँट की अपने घोड़े की बात करें, तो इनमें लार में क्या, लार ये एमाइलेज पाया जाता है, जो क्या करता है, ठीक है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है, किन में, मोनोगेस्ट्रिक में। लेकिन रूमिनेंट में इतना योगदान नहीं है, लार का काम है। तो लार आती कहाँ से है, तो लार जो है 3 जोड़ी ग्रंथियां होती हैं, उसके माध्यम से आती है। 3 जोड़ी ग्रंथियां कौन कौन सी रहती है पता है तुम्हें, आगे पढ़ेंगे, वैसे बता रहा हूँ अभी। लार ग्रंथियां 3 जोड़ी होती है, 3 पैर होती है, कौन कौन सी, पेरोटिड ग्रंथि, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल। सब मैंडिबुलर या सब और सब लिंगुअल, ठीक है। पेरोटिड ग्रंथि, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल, 3 जोड़ी लार ग्रंथि है, ठीक है। बाद में इनकी डक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि इससे कौन सी डक्ट निकलती है। तो मैं एक बार बता दूं, पेरोटिड जो ग्रंथि है, पेरोटिड ग्रंथि
पेरोटिड ग्रंथि में वॉटसन डक्ट, सॉरी स्टेंसन की नलिका होती है, स्टेंसन डक्ट होती है जो लार को ले जाने का काम करती है, ठीक है, पेरोटिड ग्लैंड में स्टेंसन की नलिका, ठीक है। इसी तरह मैंडिबुलर और सबलिंगुअल, तो मैंडिबुलर में कौन सी होती है, तो मैंडिबुलर में वार्टन्स डक्ट होती है, WHARTONS, वार्टन्स डक्ट, जो क्या करती है, लार को ले जाने का काम करती है। इसी तरह कौन सी है, सबलिंगुअल, सबलिंगुअल नाम से पता चल रहा है लिंगुआ, अपन लिंगुअल वर्ड किसके लिए यूज करते हैं, बताओ कोई, लिंगुआ वर्ड किसके लिए यूज करते हैं, टंग के लिए, टंग के नीचे मतलब सबलिंगुअल, तो हाँ टंग के नीचे जो ग्रंथि होगी वो कौन सी होगी, सबलिंगुअल ग्रंथि। तो सबलिंगुअल से कौन सी डक्ट निकलती है, रिवीनस डक्ट, RIVINUS, रिवीनस, रिवीनस डक्ट निकलती कहाँ से, टंग के नीचे से, ठीक है। तो 3 जोड़ी लार ग्रंथि हो गई, 6 हो गई टोटल, कितनी, 6, पेरोटिड, सबमेंडिबुलर और एक और अपना सबलिंगुअल। चलो, तो पहला पेज कंप्लीट हुआ, सबका क्लियर हुआ, एक ही पेज में बता दिया सब कुछ, ठीक है। नेक्स्ट, लिप्स से घिरा होता है, तो लिप्स मतलब आगे की जो भाग है ना वो कौन बनाएगा, लिप्स बनाएगा, तो लिप्स से घिरा होता है। भेड़, बकरी, घोड़ा, ऊंट आदि में होठ प्रीहेंसिव ऑर्गन का काम करते हैं, मैंने बताया तुम्हें, अपन तो खाने को हाथ से पकड़ते हैं, लेकिन ये कहाँ से पकड़ेंगे, होठ से पकड़ेंगे। तो भेड़, बकरी और घोड़ा, ऊंट का भोजन को कैसे पकड़ते हैं, होठ, लिप्स के थ्रू। तो ये क्वेश्चन आता है भाई, क्वेश्चन आता है, ठीक है। लिप संख्या में कितने होते हैं, 2, अपर लिप और लोअर लिप। दोनों लिप जिस स्थान पर आकर जुड़ते हैं, मतलब दोनों लिप्स जो है जिस स्थान पर आकर जुड़ते हैं उसे क्या बोलते हैं, कमीशर। ये एनाटोमी का क्वेश्चन बनता है, फिजियोलॉजी में नहीं आता है, ये एनाटोमी का, ठीक है। कहाँ का क्वेश्चन है, एनाटोमी का। तो दोनों लिप्स जिस स्थान पर आकर जुड़ते हैं उसे क्या बोलते हैं, कमीशर, कमीशर। आगे, अपर लिप पर दोनों नासाछिद्र के बीच में बाल रहित हेयरलेस जगह उपस्थित होती है, जिसे क्या बोलते हैं, मजल कहते हैं। तुम मजल जानते हो, ब्लैक कलर का पोर्शन, ठीक है, मजल, तो वो कहाँ से स्टार्ट होता है, अपर लिप से, और दोनों नासा छिद्र जो है उसके बीच में मजल स्टार्ट होता है, जो मजल चलता रहता है, समझ में आ रहा है। आगे क्या, मजल वाले भाग पर नेजोलेबियल ग्लैंड उपस्थित होती है, तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि मजल पर, मजल गीला रहता है ना, तो गीला रहने का कारण क्या है, क्योंकि उस पर कौन सी ग्लैंड है, नेजोलेबियल ग्लैंड। तो जब जानवर बीमार होता है तो नेजोलेबियल ग्लैंड का सीक्रेशन नहीं आ पाता, इस कारण से मजल क्या होता है, सूखा होता है, तो अपन बोलते हैं मजल पर सीक्रेशन नहीं है, मजल गीला नहीं है, मतलब ये बीमार है। बीमार क्यों है, क्योंकि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है। चलो, तो मजल वाले भाग पर नेजोलेबियल ग्लैंड उपस्थित होती है, जिनके सीक्रेशन के कारण पशु का मजल हमेशा गीला रहता है, जो स्वस्थ पशु की निशानी है, ओके। आगे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एनाटोमी का। घोड़े की मजल में एक दरार पाई जाती है जिसे फिल्ट्रम कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम घोड़े को देखना, उसकी मजल जो है, ये मजल, तो उसमें दरार पाई जाएगी, उसे बोलते हैं फिल्ट्रम। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, फिल्ट्रम संबंधित है कुत्ते से, गाय से, घोड़े से, बकरी से, तो आंसर क्या जाएगा, घोड़ा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सुअर में ऊपरी होठ थूतन के रूप में रहता है, सुअर में ऊपरी होठ किस में कन्वर्ट हो जाता है, थूतन, जिसे क्या बोलते हैं, स्नाउट बोलते हैं। मुझे बताओ, ओस रोस्ट्रेल पढ़ा है तुमने, विसरल बोन, ओस रोस्ट्रेल, ठीक है। तो यही है ओस रोस्ट्रेल, यहाँ पे क्या होती है, हड्डी होती है, हड्डी पाई जाती है ओस रोस्ट्रेल, थूतन में, ठीक है। मुर्गे में होठ अनुपस्थित होते हैं, मुर्गा होठ का क्या करेगा वैसे भी, हाँ, है ना। चलो, अब दूसरा, ये तो मुख की बात थी, अब आती है मुख गुहा की बात। माउथ व फेरिंग्स के मध्य की संरचना मुख गुहा में निम्न संरचना पाई जाती है। अब देखो, मुख गुहा क्या है, एक बार अच्छे से देखना, ये जो मैं बताने वाला हूँ वो, लिप्स, होठ, होठ और ये दांत। तो देखा तुमने, होठ और दांत के बीच में जो जगह होती है जहाँ पे लोग तंबाकू वगैरह रखते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, लिप्स और दांत के बीच की जो जगह है, गैप है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ना, वेस्टिब्यूल, वेस्टिबुल, वेस्टिबल, ठीक है, वेस्टिब्यूल।
तो होठ तथा दांत के बीच की जो जगह है उसे क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल बोलते हैं। ये चीज याद रखना। चलो, अब मुख गुहा क्या है? क्या क्या आते हैं मुख गुहा में? ऊपर, नीचे, दीवार, आगे और पीछे। देखो, मुझे बताओ, मुख गुहा की दीवार कौन बनाता है? मुख गुहा की दीवार बनाने का काम कौन करता है? यानी मुख गुहा की दीवार कौन बना रहा है? गाल। अपने गाल देखो कहाँ है, साइड में। ये क्या है? मुख गुहा की दीवार। ठीक है। मुख गुहा की छत बनाने का काम कौन करता है? छत मतलब रूफ। तो कौन कर रहा है? टंग अपने टच करो प्लेट पे, तो तालू। हाँ, तालू मुख गुहा की छत बनाने का काम करते हैं। मुख गुहा का फर्श बनाने का काम कौन करता है? तो मुख गुहा का फर्श बनाने का काम करता है टंग, जीभ, जो फर्श बना रहा है। तो मुख गुहा की दीवार होगी, मुख गुहा का तालू हो गया, मुख गुहा की छत होगी, मुख गुहा का फर्श हो गया। इंटीरियर वाला पोर्शन कौन बना रहा है? आगे वाला दांत। दांत है ना, देखो दांत। अपनी टंग देखो, दांत पे टच करो, हो रही ना, ये आगे वाला पोर्शन है। साइड में टच करो, होठ हो गया। ऊपर टच करो, तालू हो गया। नीचे टच करो, टंग हो गया। ठीक है। पीछे टच करो, कर ही नहीं सकते। क्यों? पीछे क्या है? फेरिंग्स। ठीक है, तो पीछे फेरिंग्स। समझ में आ रहा क्या? ये सारा का सारा पोर्शन यही है। तो यही बोला ना, देखो ना मुख गुहा में, यही तो बोला मुख गुहा की डेफिनेशन में, माउथ व फेरिंग्स के मध्य की संरचना। माउथ एंड फेरिंग्स के बीच की संरचना मुख गुहा। क्लियर सभी को? ठीक है। अब तालू के भी दो पार्ट है, हार्ड प्लेट और सॉफ्ट प्लेट। जो हार्ड वाला पोर्शन है वो आगे रहता है, और जो सॉफ्ट वाला है वो पीछे रहता है। ठीक है। और तुमने देखो तो अपनी टंग टच करो हार्ड प्लेट पे, तो हार्ड प्लेट पे थोड़ी लाइनिंग टाइप में भी दिखता है, ऐसे लाइनिंग रहती है, ऐसे लाइनिंग रहती है। कुत्ते में बहुत ज्यादा होती है, जो कार्निवोर्स रहते हैं ना, कार्निवोर्स, उनमें ये लाइनिंग ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वो मांस को पकड़ने में जब पकड़ते हैं ना, तो ग्रिप बननी चाहिए। ठीक है। तो इनमें लाइनिंग ज्यादा होती है हार्ड प्लेट पे। सॉफ्ट प्लेट एकदम सॉफ्ट है। ठीक है। चलो, नेक्स्ट। गाल। गाल की आंतरिक म्यूकस मेम्ब्रेन मतलब श्लेष्मा झिल्ली, म्यूकस मेम्ब्रेन पर श्रृंगी नुकीली पेपिली पाई जाती है, जो भोजन को पचाने में सहायता करती है, जिन्हें स्थानीय भाषा में सियालो बोलते हैं। ठीक है, सियालो, सियालो बोलते हैं ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, सालो। तो सालो क्या है? गाय की आंतरिक जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, सॉरी गाल की, एक जो अपने चीक दिख रहे, चीक्स, गाल बाहर वाला, तो अपना जहाँ पे अपन हाथ टच कर पा रहे वो, लेकिन अंदर वाला जो जो एकदम चिकना सा है, ठीक है, उस पे पेपीली पाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं? स्यालू बोलते हैं। और मुर्गे में गाल एब्सेंट होते हैं। मुर्गे में होठ भी एब्सेंट है, गाल भी एब्सेंट है, दांत भी अनुपस्थित है। तो मुर्गे में तीनों एब्सेंट होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? प्लेट। ऊपरी जबड़े का आगे वाला भाग हार्ड प्लेट और पीछे वाला भाग सॉफ्ट प्लेट कहलाता है। ठीक है। मेरे को बताओ, ऊपरी जबड़ा कौन सा होता है? किस बोन से बना होता है ऊपरी जबड़ा? मैक्सिला या मैंडिबल? तो ऊपरी जबड़ा किससे बना होता है? मैक्सिला से ना। ऊपरी जबड़ा मूव करता है क्या? मेरे को करके दिखाओ। देखो तुम निचला जबड़ा देखो, निचला जबड़ा इधर उधर हो सकता है, मूव करता है, इधर हो सकता है, इधर हो जाता है, हो रहा ना मूव, क्योंकि मैंडिबल मूव करता है। लेकिन मैक्सिला को मूव करा के दिखाओ तुम, मैक्सिला एकदम फिक्स है। तो ऊपरी जबड़ा जो मैक्सिला का बना होता है वो फिक्स होता है, जबकि निचला जबड़ा मैंडिबल का बना होता है जो मूव करता है। ठीक है। तो ये बात कर रहा है ऊपरी जबड़े की, तो कई बार फंसा देता है क्वेश्चन। ठीक है। निचली जबड़े का आगे वाला भाग हार्ड प्लेट और पीछे वाला भाग सॉफ्ट प्लेट कहलाता है, तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है। ऊपरी जबड़े का ना, तो ऊपरी जबड़े का आगे वाला भाग हार्ड प्लेट और पीछे वाला भाग सॉफ्ट प्लेट कहलाता है। ठीक है। हार्ड पैलेट में 15 से 20 उभार नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे सेंट्रल रेफे कहते हैं। ये मैं बता चुका हूं तुम्हें ना, सेंट्रल रेफे मांस को पकड़ने में काम आती है। कार्निवोर्स में ज्यादा डेवलप है। टाइगर देखना, लायन, टाइगर, इनमें बहुत ज्यादा दिखेगी तुम्हें। ठीक है। प्रथम उभार के मध्य एक बड़ा उभार पाया जाता है, जिसे पेपिला इंसाइजेवा कहते हैं। ये एनाटोमी का है, फिजियोलॉजी में नहीं, इतने टेंशन मत लेना इतनी, लेकिन एनाटोमी में पढ़ना ही पड़ेगा ना तुम्हें, तो इसलिए अभी दोनों कवर हो गए ये, कि ये जो उभार है 15 से 20, तो प्रथम उभार के मध्य में सेंटर में एक बड़ा उभार होता है, जिसे क्या बोलते हैं? पेपिला इंसिसिवा कहते हैं। ठीक है। चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट क्या है? हॉर्स का
सॉफ्ट प्लेट अधिक लंबा व ज्यादा विकसित होने के कारण एपिग्लोटिस के आधार को ढक लेता है, इसलिए घोड़ा हमेशा नाक से उल्टी करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो घोड़ा मुंह से उल्टी क्यों नहीं कर पाता, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है क्योंकि घोड़े का जो सॉफ्ट प्लेट है ना, इतना ज्यादा विकसित, अपन देखो अपना सॉफ्ट प्लेट यहीं पे खत्म हो जाता है, उसके बाद अपना एपिग्लोटिस रहता है स्टार्ट, एपिग्लोटिस। लेकिन घोड़े में क्या रहता है, सॉफ्ट प्लेट पीछे तक डेवलप रहता है, तो एपिग्लोटिस को भी कवर कर लेता है, तो एपिग्लोटिस को भी ढक लेता है। तो जब उसको उल्टी आएगी घोड़े को, तो उल्टी आएगी तो वो किससे उल्टी करेगा? नाक से करेगा, क्योंकि ये वाला पोर्शन ढक जाएगा। ठीक है, तो घोड़ा इसलिए वॉमिटिंग नाक से करता है। मुर्गे में सॉफ्ट प्लेट भी एब्सेंट होता है। ठीक है, मुर्गे में माउथ केविटी त्रिभुज के आकार की होती है। तुम देखना मुर्गे को त्रिभुज के आकार की रहेगी वो तो। ठीक है, ऐसे चोंच, ये देखो इस तरह से त्रिभुज के आकार की होती है। पे देना हो गया। अब आती है टंग की बात। जीभ का आगे का भाग स्वतंत्र जो टिप कहलाता है और पीछे का भाग हायोइड बोन से जुड़ा रहता है। देखो इधर, ओके, जीभ की आगे की, इधर बना लेता हूं डायग्राम, ये देखो ये टंग है। ठीक है, तो ये आगे वाला पोर्शन जो है ना, जो मूव कर रहे हैं, देखो अपन अपन मूव कर लेते हैं अपनी टंग को, तो ये क्या कहलाता है? टिप कहलाता है, टिप ऑफ टंग, टिप। और पीछे वाला जो पोर्शन है ये क्वेश्चन आता है कि जीभ अपने आधार से किस बोन से जुड़ी रहती है? हायोइड बोन, मैंडिबल बोन, मैक्सिला बोन, स्फेनोइड बोन। तो आंसर जाएगा हायोइड बोन। ध्यान रखना, जीभ अपने आधार से किस हस्ती से जुड़ी रहती है? हायोइड बोन। तो ये क्वेश्चन बनने वाला क्वेश्चन है, इसलिए बता रहा हूँ। तो जीभ आधार से किससे जुड़ी रहती है? हायोइड बोन से जुड़ी रहती है। ठीक है, अभी देखो, ये जीभ का आगे वाला जो अपनी टंग है ना, उसका ऊपरी वाले भाग को क्या बोलते हैं अपन? डोर्सल सरफेस। और नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? वेंट्रल सरफेस। तो अपन जो भी बात करेंगे वो किसके लिए करेंगे? डोर्सल सरफेस के लिए, क्योंकि वेंट्रल अपने को दिखती है नहीं, तो अपन वेंट्रल की बात करेंगे नहीं। अपन किसकी बात करेंगे? सिर्फ डोर्सल की, जहाँ पे अपन अपने पेपीला वगैरह उपस्थित रहते हैं। ठीक है, तो डोर्सल सरफेस। तो आगे वाला जो डोर्सल सरफेस का एरिया है, इसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे डोर्सम लिंग्वी उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? डोर्सम लिंग्वी। ये भी एनार्ट का है ना, फिजियो का नहीं है। डोर्सम लिंग्वी। और पीछे वाला पोर्शन क्या होता है? पीछे वाला पोर्शन टोरस लिंग्वी, टोरस लिंग्वी। आगे वाला क्या बोला मैंने? डोर्सल लिंग्वी। पीछे वाला क्या है? टोरस लिंग्वी। याद रखना रे ये नाम। ठीक है, चलो नेक्स्ट। जीभ की निचली सतह व मुख गुहा के फर्श के बीच म्यूकस मेम्ब्रेन का फोल्ड होता है, जिसे फ्रेनम लिंग्वी कहते हैं। देखो सिंपल, सब अपनी टंग उठाओ एक बार। अपन जब अपनी टंग उठाने का एफर्ट करते हैं, टंग उठाते हैं, तो तुमने देखा अपनी टंग नीचे से एक इस तरह से, देखो ये टंग को उठा रहे ना अपन, तो ये टंग नीचे से एक झिल्ली से जुड़ी हुई है। ये देख इस जगह पे ये झिल्ली है ना, और ये से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो इस झिल्ली को क्या बोलते हैं? फ्रेनुलम लिंग्वी। क्या बोलते हैं इसको? फ्रेनुलम लिंग्वी। ये क्वेश्चन आता है। अभी तुम टच भी कर सकते हो स्ट्रक्चर को। ठीक है, अगर हाथ साफ हो तो तुम्हारे, नहीं हो तो मत करो। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? फ्रेनुलम लिंग्वी। समझ में आ रहा है? तो जीभ आधार से जिससे जुड़ी रहती है, जिस फोल्ड से जुड़ी रहती है, उसे क्या बोलते हैं? फ्रेनुलम लिंग्वी। चलो नेक्स्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हमारा भी आता है क्वेश्चन हमारी डिग्री में। ठीक है, तो लाइजा क्या है? तो कुत्ते की जीभ की जो निचली सतह है, उस पर एक मांसल मतलब मोटी सी मस्कुलर कोड होती है, जिसे क्या बोलते हैं अपन? लाइजा कहते हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? जीभ की ऊपरी सतह पर यानी डोर्सल सरफेस पर विभिन्न प्रकार के पेपीला पाए जाते हैं। और तुम्हें पता ही है ये पेपीला करते क्या है? ये टेस्ट कराते हैं अपने को। ठीक है, अपने को जो स्वाद का ज्ञान है ना,
कि कौन सा कड़वा है, कौन सा मीठा है, कौन सा खट्टा है, कौन सा तीखा है, ये इन्हीं की दौलत है, नहीं तो अपने को कुछ पता नहीं चलता। ठीक है, तो कौन कौन से पेपिला पाए जाते हैं? फिलीफॉर्म, फंगीफॉर्म, सरकमवेलेट, फोलिएट, कोनिकल। बस तुम तो तीन याद करना, तीन इंपॉर्टेंट है ऊपर वाले। फिलीफॉर्म पेपिला, फंगाईफॉर्म पेपिला, सरकमवेलेट पेपिला। ठीक है, फिलीफॉर्म, फंगीफॉर्म एंड सरकमवेलेट। तो देखो फिलीफॉर्म क्या है? यह पेपिला जीभ की टिप पर होते हैं। ये अपनी जो टंग है ना, उसकी जो आगे आगे वाला पोर्शन है ना, टिप, इस पे जो पेपिला दिखेंगे ना तुम्हें, ये कौन से हैं? फिलीफॉर्म पेपिला है। तो इस पेपिला में स्वाद कलिकाएं नहीं होती है। मतलब अगर इस वाले पार्ट को तुम कुछ भी टच करोगे, मीठा कुछ भी, तो तुम्हें पता नहीं चलेगा कि ये मीठा है, खट्टा है, क्या है। टच करके देख लेना वाली से, यहाँ पे कुछ भी लगाना, तुम्हें पता नहीं चलेगा कि मीठा है क्या है, कुछ भी पता नहीं चलता, क्योंकि इसमें टेस्ट बड्स ही नहीं होते। ठीक है, तो कहाँ पे ये टंग है, तो टंग के इस आगे वाले पोर्शन में। आवाज़ बहुत सारे टच करेंगे, देखना, तो बोलेंगे अरे हमें तो लग रहा था स्वाद, हमें तो पता चल रहा था। ठीक है, ये वाला पोर्शन। चलो दूसरा कौन सा है? फंगाईफॉर्म। यह फिलीफॉर्म पेपिला के बीच में उपस्थित होती है, यानी यहाँ फिलीफॉर्म खत्म होगी तो फंगीफॉर्म थोड़ा पीछे हो जाएगी स्टार्ट। ठीक है, तो यह फिलीफॉर्म पेपिला के बीच बीच में उपस्थित होती है। इस प्रकार की पेपिला में टेस्ट बर्ड उपस्थित रहती है, तो फंगाईफॉर्म में टेस्ट बर्ड उपस्थित होती है। सरकमवेलेट क्या है? यह जीभ के पश्च भाग में उपस्थित होती है। पश्च मतलब ये वाला पोर्शन में उपस्थित होती है, और इस वाली में भी टेस्ट बर्ड उपस्थित होते हैं। इस वाली में भी टेस्ट बर्ड उपस्थित होते हैं, और ये क्या होती है? वी शेप की होती है। क्या होती है? वी शेप की होती है। लेंटिकुलर या कोनिकल, इस प्रकार की पेपिला टोरस लिंग्वी पर पाई जाती है। मैंने तुम्हें बताया था अभी, डोर्सम लिंग्वी और टोरस लिंग्वी। डोर्सम लिंग्वी आगे वाला पार्ट, टोरस लिंग्वी पीछे वाला पार्ट। तो जो पीछे वाला पार्ट था उस पर क्या प्रेजेंट है? लेंटिकुलर पेपिला। टोरस लिंग्वी पर क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे कि टोरस लिंग्वी पर पाई जाने वाली पेपिला कौन सी है? लेंटिकुलर पेपिला। ठीक है, अगला फोलिएट पेपिला। तो ये फोलिएट पेपिला जो है खरगोश में पाया जाता है। ठीक है, और गाय में अनुपस्थित होता है। ठीक है, हमारे भी नहीं रहता, हमारे बस दो ही है, तीन ही है हमारे। कौन कौन से? तीन ही है, फिलीफॉर्म, फंगीफॉर्म, सरकमवेलेट, सिर्फ तीन। फिलीफॉर्म आगे वाला, बीच वाला फंगीफॉर्म, सबसे पीछे वाला सरकमवेलेट, जो दो से तीन होते हैं। तुम कभी अपने टंग को थोड़ा अच्छे से देखोगे तो तुम्हें भी गोल गोल दिखेंगे, वो सरकमवेलेट पेपिला, बड़े बड़े पेपिला होते हैं एकदम। ठीक है, चलो बताओ शरीर का सबसे कठोर, हाँ शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? इनेमल। शरीर की सबसे कठोर हड्डी कौन सी है? ठीक है, हार्डेस्ट बोन। भारी है वो तो, भारी, भारी भी है। ठीक है, तो कठोरतम, हाँ ठीक है ठीक है, कठोर, सबसे कठोर बोले तो टेरस टेम्पोरल बोन, पढ़ाया था मैंने बहुत बार पहले, भूल जाते तुम। सबसे कठोर बोन कौन सी है? टेरस टेम्पोरल बोन। ठीक है, ठीक है, तो शरीर की सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? इनेमल। माइक म्यूट करो। दांत में 9% पानी होता है। ठीक है, दांत ऊपरी और निचले जबड़े के एल्यूलर सॉकेट में धंसे रहते हैं। इंपॉर्टेंट है भाई, दांत कहाँ पे धंसे रहते हैं? तो इस ये सॉकेट बना रहता है ऐसे, उसमें दांत ऐसे धंसे रहते हैं। देखो इस तरह से दांत धंसे रहते हैं, इस तरह से दांत किस में धंसे रहते हैं? एल्यूलर सॉकेट में। अब मुझे बताओ, ये दांत इस एल्यूलर सॉकेट से धंसे हैं, तो यहाँ कौन सा जॉइंट बनता है? कौन बताएगा कौन सा जॉइंट है ये? वेरी गुड, वेरी गुड, गोम्फोसिस जॉइंट। ठीक है, कौन सा जॉइंट है? गोम्फोसिस। चलो नेक्स्ट, ओडोंटोलॉजी। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत दांतों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? ओडोंटोलॉजी बोलते हैं। ओके, अब आता है अपना, एक मिनट, हाँ, हिप्सोडोंट। हिप्सोडेंट वे दांत जिनका क्राउन वाला भाग बड़ा होता है हिप्सोडेंट कहलाते हैं। तो देखो क्राउन पार्ट क्या होता है, रूट पार्ट क्या होता है, मैं तुम्हें आगे डायग्राम में बताने वाला, एक बार पढ़ लो बस। ठीक है, क्राउन वाला पार्ट कौन सा है, रूट वाला पार्ट कौन सा है। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना, वे दांत जिनका क्राउन वाला पोर्शन बड़ा होता है उसे क्या बोलते हैं? हिप्सोडेंट बोलते हैं। और एक क्या है? ब्रेकियोडेंट।
वे दांत जिनका क्राउन वाला भाग छोटा होता है उसे क्या बोलते हैं, ब्रेकियोडेंट। ठीक है, तो एक चीज याद रखना, ब्रेकी शब्द किसके लिए यूज करते हैं, कम के लिए, कम। तुमने याद तब कभी सुना है ब्रेकियोडेक्टाइली, ब्रेकियोडेक्टाइली जेनेटिक्स में सुना होगा, जिसकी कम उंगलियां होती है उसे बोलते हैं ब्रेकियोडेक्टाइली। ठीक है, तो ब्रेकी से संबंधित जो शब्द है ना वो क्या है, कम के लिए यूज होते हैं। इसी तरह अपन ब्रेडी कार्डिया पढ़ते हैं, ब्रेडी मतलब हार्ट रेट का कम होना, ब्रेडी कार्डिया। ठीक है, चलो वो तो छोड़ो, आ जाओ आगे। दांत का वह भाग जो मसूड़ों से बाहर निकला रहता है उसे क्राउन बोलते हैं। तो अपने को अपने जो दांत दिख रहे हैं ना, ये सारा क्राउन वाला पार्ट दिख रहा है। क्या दिख रहा है, क्राउन वाला पार्ट दिख रहा है, क्योंकि जो भी मसूड़ों से ऊपर है वो क्या है, क्राउन वाला पार्ट। मतलब ये वाला देखो, ये सारा ऊपर वाला पार्ट क्या है, क्राउन वाला पार्ट। जो येलो वाला पार्ट है उसे क्या बोलते हैं, रूट वाला पार्ट। रूट वाले भाग पर एक परत उपस्थित होती है जिसे सीमेंटम कहा जाता है, जो दांत को मसूड़ों से जोड़े रखता है। तो ध्यान रखना, जो रूट वाला पार्ट है उस पर एक परत रहेगी, उसे बोलेंगे सीमेंटम, जो दांत को मसूड़ों से टाइट बांध के रखता है, जोड़ के रखता है। क्लियर सभी को। दांत जिस लवणीय पदार्थ से बने होते हैं उसे डेंटिन कहते हैं। तो दांत जिस पदार्थ के बने होंगे उसे क्या बोलेंगे, डेंटिन। ठीक है, डेंटिन के चारों ओर एक परत उपस्थित रहती है जिसे इनेमल कहा जाता है। तो दांत है, दांत के चारों ओर क्या है, डेंटिन, डेंटिन के चारों ओर क्या है, इनेमल। ठीक है, जो सबसे कठोरतम पदार्थ है। ओके, और डेंटिन के मध्य में गुहा पाई जाती है जिसे क्या बोलते हैं, डेंटल केविटी या पल्प केविटी कहते हैं। तो ये सारी चीजें एक बार देख लो, आगे जो डायग्राम है उसमें काम आएगी ये वाली। कौन क्राउन है पता चला, कौन रूट है पता चला। ठीक है, डेंटिन कहां पे पता चला, डेंटिन के बाहर कौन है, इनेमल, डेंटिन के अंदर कौन है, पल्प। इतना दिमाग में रखा, अब आगे बढ़ते हैं। बताओ, रहेंगे क्या, अब्सेंट रहेंगे। ठीक है, तो हाँ, केटल और इनमें कैनाइन टीथ नहीं होते, अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, तो ये आगे समझ में पूरा, इरप्शन क्या होता है, दांतों का पूरा स्ट्रक्चर आ गया। इनेमल कहाँ पे है, डेंटिन कहाँ पे, पल्प केविटी कहाँ पे, डेंटल केविटी, सीमेंटम किसको बोलते हैं, क्राउन पार्ट किसको बोलते हैं, रूट किसको बोलते हैं। क्लियर सभी को, दांत के टाइप पता चल गया, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर पता चल गया। अब देखो इंसाइजर क्या होता है। इंसाइजर क्या करता है, ये भोजन को काटने का काम करता है। इंसाइजर टीथ भोजन को काटने का काम करता है। ठीक है, गाय, भैंस, भेड़, बकरी में ऊपरी जबड़े में इंसाइजर टीथ अनुपस्थित होते हैं, उनके स्थान पर डेंटल पेड उपस्थित होते हैं। तो रूमिनेंट्स में इंसाइजर टीथ नहीं होते, उसकी जगह कौन होता है, उसकी जगह डेंटल पेड उपस्थित होता है। समझ में आ रहा है। केनाइन टीथ, केनाइन टीथ क्या करते हैं, फाड़ने का काम करते हैं। तो जो कार्निवोर्स जो एनिमल है, जो मांस खाते हैं, वो मांस को फाड़ते हैं, तो उसमें क्या है, कैनाइन टीथ डेवलप्ड होते हैं। लायन, टाइगर, कुत्ता, बिल्ली, इनमें कैनाइन टीथ ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं। हमारे भी कैनाइन टीथ है क्योंकि हम भी मांस खाते हैं, हम भी ओमनिवोर्स। ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन केटल्स में कैनाइन टीथ नहीं होते। क्लियर सभी को। चलो नेक्स्ट, देखो देखो जल्दी देखो। अभी रूमिनेंट एनिमल में तथा घोड़ी में एब्सेंट होते हैं कैनाइन टीथ। इनके स्थान पर खाली जगह पाई जाती है जिसे डायस्टेमा कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायस्टेमा क्या है। तो रूमिनेंट में और घोड़े में कैनाइन टीथ नहीं होते, वहाँ पर खाली जगह होती है जिसे डायस्टेमा कहा जाता है। ठीक है, सुअर में कैनाइन टीथ को टस्क कहा जाता है। सुअर में कैनाइन टीथ को क्या बोलते हैं, टस्क। ठीक है, अब आता है चीक टीथ, गाल वाले दांत। गाल वाले मैंने तुम्हें बताया है, प्री मोलर और मोलर। तो प्री मोलर और मोलर को संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं, चीक टीथ कहा जाता है, और ये भोजन को चबाने का काम करते हैं। ठीक है, अब नोट क्या है, फुल माउथ कंडीशन। फुल माउथ मतलब पूरे दांत आना। तो भेड़ में 4 साल की उम्र में पूरे दांत आ जाते हैं, घोड़े में 4.5 साल की उम्र में, गाय, भैंस और बकरी में 5 साल की उम्र में, ऊँट में 7 साल की उम्र में। ब्रोकन माउथ कंडीशन क्या है, वह उम्र जिसमें पशु के स्थायी दांत गिरने लग जाते हैं, जो परमानेंट टीथ है ना हमारे, वो भी गिरने लग जाते हैं, उसे बोलते हैं ब्रोकन माउथ कंडीशन। गमर क्या है, वह जानवर जिसके सभी दांत गिर गए हों उसको गमर कहा जाता है। वोल्फ टीथ क्या है, तो ऊंट में पाया जाता है, उसे वोल्फ टीथ कहते हैं। डेंटल स्टार क्या है, घोड़े के इंसाइजर टीथ में जानवर की उम्र का निर्धारण निचले जबड़े के इंसाइजर टीथ से किया जाता है। ठीक है, तो घोड़े में क्या किया जाता है, उम्र का निर्धारण इंसाइजर टीथ से किया जाता है। ये डेंटल स्टार है, ये आगे बताऊंगा कैसे क्या करना है। अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद मीटिंग लेफ्ट होने वाली है,
लेकिन उससे पहले बता रहा हूँ, है ना। एक मिनट में नया लिंक सेंड कर रहा, प्लीज़ सब ज्वाइन करो, सिर्फ 10 मिनट का क्लास है ना। इसमें क्या है, टीथ मैं बताने वाला हूँ, टीथ फॉर्मूला कैसे देखना है, कैसे करना है, किसके टीथ कितने हैं और कहाँ करेक्शन है कहाँ करेक्शन नहीं, एक बार देख लो, है ना। चलो जल्दी आ जाओ।